तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ। काफी मजेदार पेपर आया था। पेपर को देखकर बच्चों के जो बल्ले बल्ले है, बच्चों के जो खुशी है उसका ठिकाना नहीं रहा। आज हम सामाजिक विज्ञान के अपने इस पेपर को सेट नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपने भी अपना पेपर कर लिया है और चाहते हैं कि आपको ये पता हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हुए, तो फटाफट से मैच कर लीजिए इस वीडियो से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको लगातार इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहेगा। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आपकी अपनी इस वीडियो को। आज के दिन सामाजिक विज्ञान का हमारा ये पेपर है और किस तरीके के प्रश्न आए थे सारी चीजें देख लेते हैं, सारे प्रश्न देख लेते हैं। बड़े ही मजेदार प्रश्न थे, थोड़ा सा स्लो डाउन में इसे कर दूंगा। जैसे कि फर्स्ट प्रश्न में कह रहा था कि स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से क्या करना है, मिलान करना है। तो केंद्रीय सूची के विषय, केंद्रीय सूची के विषय कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जिनके मुद्दे पर कौन नियम बनाता है? केंद्र सरकार नियम बनाता है। यानी फर्स्ट का डी के साथ मैच होना है। किसके साथ मैच होना है? फर्स्ट का डी के साथ आपका मैच होना है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड प्रश्न जो है वो कह रहा है कि राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची के विषय जो है वो किससे मैच होनी चाहिए? राज्य सूची, इन पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार बनाने का काम करता है अपना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार इन पर कानून बनाता है। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची वो होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार इस पर अपना जो कानून है उसे बना सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट का डी के साथ मैच होना चाहिए, तो फर्स्ट का डी के साथ, और सेकंड का ए के साथ, सेकंड का ए के साथ तो मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर। बच्चों यहाँ पर फर्स्ट का जो है बी देख लेते हैं। एकरूपता के लिए केंद्र सरकार इन पर कानून बनाती है। तो केंद्रीय सूची का विषय जो है फर्स्ट का बी से मैच हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है। यहाँ पर सेकंड प्रश्न की बात कर लेते हैं। सेकंड प्रश्न में कह रहा है कि ये कुछ कथन दे रखे हैं और इन कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। ठीक बात है। भारत में सभी समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी है। तो कह रहा है कि उपयुक्त कथनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक शब्द इस्तेमाल किया गया है, संवैधानिक शब्द उपयोग किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर गणतंत्र, संप्रभुता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 4 शब्द दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तीसरे प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता में विश्वास और उसकी वकालत करने से संबंधित है। यहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता में विश्वास होना चाहिए। तो ये शब्द कौन सा होना चाहिए? पितृसत्ता नहीं है, समाजवाद नहीं है, मातृसत्ता नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर होगा आपका नारीवाद। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित जानकारी की सहायता से मृदा की पहचान कीजिए। यह उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में विकसित होता है, ठीक है। यहाँ भारी वर्षा से अत्यधिक विक्षालन होता है। विक्षालन तो लैटराइट मृदा है, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, तो विक्षालन एक शब्द मिल गया। इसी से पता चल रहा है कि ये कौन सी मृदा है, ये लैटराइट मृदा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवें प्रश्न में कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और निम्नलिखित में से रबी शास्त्रीय ऋतु के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो रबी शास्त्रीय सही विकल्प का चयन करने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है कि रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। बात एकदम सही है, शीत ऋतु में इसे बोया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल से जून के महीने में इसे काटा जाता है। ये बात भी एकदम सही है। यहाँ पर तीसरी बात जो लिखी है वो लिखी है कि इसकी मुख्य फसलें मक्का, कपास और जूट है। ये बात स्टेटमेंट गलत है आपकी। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये सारी जो फसलों के एग्जाम्पल दे रखे हैं ये सारे क्या हैं? ये खरीफ फसल है।
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन के महत्वपूर्ण राज्य। ये बात एकदम सही है। तो जिसमें थर्ड नहीं होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है 6 नंबर, सही सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। लो धातु प्राकृतिक गैस, ये गलत है। अलो धातु निकल, ये एकदम सही है। अधात्विक खनिज बलुआ पत्थर, ये नहीं हो सकता। ऊर्जा खनिज कोबाल्ट, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अलो धातु का एग्जाम्पल क्या है, निकल। ठीक है, अलो धातु क्या है, निकल है। आगे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बहुत ही मजेदार पेपर आया था आप लोगों का आज का। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें एक बेहतर मोटिवेशन मिल सके। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। सरदार पटेल हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, ये बात गलत है। भगत सिंह स्वराज पार्टी, ये बात भी गलत है। सी आर दास बारदोली सत्याग्रह, ये बात भी एकदम गलत है। जवाहरलाल नेहरू अवध किसान समाज, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों आपको भी अपना पेपर सॉल्व करवाना है तो मुझे इस नंबर पे अपना जो पेपर है वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, 8860411939। ठीक है, इस नंबर पे अपना मुझे पेपर व्हाट्सएप कर दीजिए। और अगर अभी सॉल्व करवाना है तो अभी कर दीजिएगा फटाफट, ताकि मैं सॉल्व करके उसकी वीडियो अपलोड कर सकूं। आठवें प्रश्न पे आ जाते हैं। आठवें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं की बात करें तो कुंसुलतूनिया की संधि जो 1832 के अंदर होती है, 1832 के अंदर है कुंसुलतूनिया की संधि। और नेपोलियन की हार की बात करें तो नेपोलियन की हार 1815 के अंदर होती है, 1815। जर्मनी का एकीकरण ये 1871 की घटना है, 1871। इटली का एकीकरण ये भी 1871 की ही घटना है, 1871-70 की। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, नेपोलियन की हार हो रही है, यानी सेकंड ऑप्शन सबसे पहले है। सेकंड है, उसके बाद फिर क्या होगा, कुंसुलतूनिया की संधि होगी। तो सेकंड के बाद फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में ही एकदम राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगर हम आगे बात करें तो प्रश्न संख्या 9 में अभिकथन और कारण वाला प्रश्न दे रखा है और इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कह रहा है 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत बाल्कन था। ये बात एकदम सही है। बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, ये बात भी एकदम सही है। पर इसका इससे कोई लेना देना नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव जो है वो सबसे गंभीर स्रोत इसलिए था क्योंकि कई सारे देशों ने इस पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें प्रश्न की बात करें तो 10वें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश से ज्यूसेppe गैरिबाल्डी का संबंध है। ज्यूसेppe गैरिबाल्डी की बात करें तो यहाँ पर ज्यूसेppe गैरिबाल्डी का संबंध इटली से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इटली के एकीकरण में मदद की थी किसने, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी ने। अपने अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम, अपने 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न जो है वो एक तस्वीर वाला है। कह रहा है तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखिए और बैंक की आय की गणना कीजिए। यहाँ पर कौन है, ये जमा करता है, ये लोग जमा करते हैं बैंक के अंदर पैसा। ठीक है, और ये लोग धन निकालते हैं, लोग धन निकालते हैं और ये लोग ब्याज पाते हैं। ठीक है, इन्हें ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। बैंक की बढ़ती हुई आय, लोग ऋण लेते हैं जो कि कर्जदार है, लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज देते हैं। तो यहाँ से जो ब्याज दिया जा रहा है और यहाँ पर जो ब्याज लिया जा रहा है उसका अंतर काफी ज्यादा होता है। तो बैंक की जो इनकम है, बैंक के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में जमा किए गए धन और लिए गए ऋण का अंतर नहीं, ये बात गलत है। कर्जदार से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज की रकम के बीच का अंतर, ये बात एकदम सही लग रही है। बैंक द्वारा कर्जदारों से लिए गए ऋण की दर और जमाकर्ता को दिए गए ऋण की दर, ये बात भी एकदम गलत लग रही है। जमाकर्ता द्वारा जमा किए गए धन और कर्जदार द्वारा लिए गए ऋण का अंतर, ये बात भी एकदम गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। इसमें आपने ऑप्शन नंबर बी ही इसको टिक किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ये एक प्रश्न था दृष्टिबाधित प्रश्न,
परीक्षार्थियों के लिए, पर फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है? औपचारिक स्रोतों पर नजर रखने का काम किसका है? औपचारिक स्रोतों पर नजर रखने का काम भारतीय रिजर्व बैंक का है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता। 12वें प्रश्न की बात करें तो 12वां प्रश्न क्या कहता है? ऋण लेने से पहले ऋणदाताओं को अक्सर समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता होती है। समर्थक ऋणाधार क्या होता है? मैंने अपनी वीडियो में आपको समझाया था। जो भी हम लोन लेते हैं उसके लिए जो गारंटी रखते हैं उसको हम कहते हैं समर्थक ऋणाधार। तो बैंक आखिर गारंटी क्यों लेता है? बैंक गारंटी इसलिए लेता है कि कहीं अगर आपने लोन चुकाने में देरी किया, आप लोन चुकाने में चूक गए, तो उसको बेचकर बैंक अपने कर्ज को पूरा करता है, अपने जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को पूरा करता है। तो इसमें क्या है? उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर कम करने के लिए, ये बात एकदम गलत है। व्यक्तिगत संबंध नहीं, कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, ये बात भी गलत है। ऋण चूक के जोखिमों को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। 13वें प्रश्न की बात करें तो 13वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से एक समृद्ध किसान के विकास के लक्ष्य कौन से हैं? समृद्ध किसान का विकास क्या होता है? समृद्ध किसान का बेहतर मजदूरी, ये तो मजदूरों को मिलती है। फसलों का अधिक समर्थन मूल्य, ये बात एकदम सही है। उच्च पारिवारिक आय, ये भी सही है। कार्य के लिए अधिक दिन नहीं, ये कार्य नहीं चाहता, अधिक दिन नहीं चाहता। तो सेकंड और थर्ड ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड और थर्ड ही सही है। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका क्वेश्चन पेपर का आंसर दूं तो ये नंबर है 8860, ठीक है, 411939। आप इस नंबर पर मुझे अपना क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं उसके सॉल्यूशन आपको दे सकूं। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठित क्षेत्र की गतिविधियों का उदाहरण है? संगठित क्षेत्र की गतिविधि, संगठित क्षेत्र की कौन सी गतिविधि? एक किसान का अपनी खेती को सिंचाई करना, नहीं, ये संगठित क्षेत्र नहीं है। हथकरघा बुनकर अपने घर में काम करना, नहीं, ये भी संगठित क्षेत्र नहीं है। सिर पर बोझ उठाने वाले श्रमिक का सीमेंट लादना, नहीं, ये भी संगठित क्षेत्र नहीं है। सरकारी स्कूल में शिक्षकों का क्लास लेना, ये एक संगठित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें प्रश्न की बात करें तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सरकार द्वारा व्यापार और वाणिज्य पर अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? विनिवेश, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या उदारीकरण? इसे उदारीकरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है। 16वें प्रश्न की बात करें तो 16वें प्रश्न में कह रहा है कि विकास के संबंध में विश्व बैंक निम्नलिखित में से किस सूचक को प्राथमिकता देती है? यानी विकास की गणना विश्व बैंक किस आधार पर करती है? शिशु मृत्यु दर नहीं, शरीर द्रव्यमान सूचकांक नहीं, समानता नहीं, प्रति व्यक्ति आय, हाँ, ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 17वें प्रश्न में बात कर रहा है कि मान लीजिए परिवार की जो मासिक आय है वो इस तरीके से है, 50,000, 40,000, 40,000, 20,000। तो इस परिवार की औसत मासिक आय क्या होगी? तो बच्चों अगर हम औसत मासिक आय की बात करें तो औसत मासिक आय किस तरीके से निकलती है? वो इन सभी अमाउंट को ऐड करने पे, ठीक है, जैसे कि 50 है, ये 20 है, ठीक है, 50 प्लस 20 प्लस 40, ठीक है, 40 और प्लस 20, इन सभी अमाउंट को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा 1,30,000 अमाउंट आ जाता है। और कितने सदस्य हैं? ये 4 सदस्य हैं। तो जब हम 1,30,000 को 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा आ जाता है 32,500। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। 18वें प्रश्न की बात करें तो 18वें प्रश्न में कह रहा है कि लोकतांत्रिक देश में नियंत्रण और संतुलन की क्या भूमिका है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कहता है कि प्रतिनिधियों के बिना सरकार का प्रत्यक्ष रूप स्थापित करना, ये बात तो एकदम गलत है। अधिनायकवाद को रोकने के लिए शक्तियों का पृथक्करण करना, हाँ, ये सही लग रहा है। संविधान में किसी भी बदलाव को रोकना, ये बात एकदम गलत है। सरकार की एक शाखा के लिए पूर्ण शक्ति सुनिश्चित करना, ये बात भी एकदम गलत है।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए हो जाने वाला है। 19वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस देश में दो दलीय प्रणाली है? दो दलीय प्रणाली की बात करें तो चीन के अंदर तो एक दलीय है, ब्रिटेन के अंदर आपका जो है वो दो दलीय प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम अपने आखिरी एमसीक्यू प्रश्न पे, और उसके बाद फिर हम मैप वाला प्रश्न देख लेंगे कि मैप से क्या क्या प्रश्न आए हैं। ठीक है, मैप से बिल्कुल वही प्रश्न आए हैं जो हमने अपनी वीडियो में मैप के माध्यम से आपको बताया था। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाने में बेल्जियम का प्राथमिक उद्देश्य था? सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाना ये प्राथमिक उद्देश्य नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रावधान लागू करना ये भी नहीं था, स्थानीय कानूनों को लागू करना ये बात भी नहीं थी, भाषाई समायोजन सुनिश्चित करना, हाँ ये कह सकते हैं डच और फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ समायोजित किया जा रहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है। बाकी ये सारे प्रश्न आपके आए थे और इन प्रश्नों को काफी अच्छे से आपने बनाया हुआ, क्योंकि काफी मजेदार प्रश्न है और काफी इजी प्रश्न भी हैं जिन्हें आप लोगों को करना था एग्जाम के अंदर। अगर हम बात करें अपने मैप वाले प्रश्न की, तो मैप वाला प्रश्न जो है काफी इजी प्रश्न आया है, वही सब कुछ आया है जो हमने अपने वीडियो में आपके द्वारा आपके लिए करा था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपने मैप वाला प्रश्न काफी इजीली बना लिया होगा, और अगर नहीं देखी है तो आप जो है जिस भी तरीके से आपने पेपर किया हो, आई होप वो पेपर आपका अच्छा ही गया हो। कह रहा है कि दिए गए भारत के मानचित्र रेखा राजनीतिक रेखा मानचित्र पर दो स्थान ए और बी दर्शाए गए हैं। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से उन्हें पहचानिए और उनके सही नाम उनके समीप खींची गई रेखाओं पर लिखिए। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो ये कौन सा स्थान था? ये था दांडी। ठीक है, आई होप आपको दांडी याद होगा। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में हुआ, तो 1927 वाला मद्रास चेन्नई वाला अधिवेशन था। ठीक है, मद्रास में चेन्नई में इसका अधिवेशन हुआ था। भारत के इसी राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं तीन को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, मुंबई सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क महाराष्ट्र के अंदर है। राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पंजाब के अंदर था, बिल्कुल सही है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये भी प्रश्न आपने एकदम मजेदार बनाया होगा, काफी अच्छे से प्रश्न बनाया होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी काफी इजी प्रश्न आया था और ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल सेम ही है, पर यह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था। और आई होप आपका जो पेपर है वो काफी अच्छा गया होगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार और सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन लगातार देता रहेगा। अगला पेपर जो आपका मैथ का है उसके लिए भी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बता देंगे अपने चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।